destination to fly to? Tokyo, Japan. Best part about being a cabin crew? Daily new people in daily new places. One quality every aspirant must have. And personality, composure and confidence. Craziest passenger request? Craziest passenger request, I have noticed that one person demanded hot samosas when we were flying from Mumbai to Indore, and we had given them, we had a provision of providing them vada pav, but he denied that and he asked getting samosas on that. So that was the crazy. Namaste दोस्तों, welcome to our channel Deep Dive, your boarding pass to your future. So, आज हम बात करेंगे एक फैशनेबल इंडस्ट्री की, which is all about aviation. आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, मिस्टर प्रमोद त्रिपाठी, जो इस इंडस्ट्री के शाइनिंग स्टार रह चुके हैं और उन्होंने कई स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी. So, please welcome Mr. Pramod Tripathi. Hello, sir. Thank you, Namrata. Thank you very much for having me on this podcast. Thank you so much. सर बताइए कि अभी तक में आपका इंडस्ट्री का क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड बच्चों को आपने अभी तक में कितना गाइड किया है, क्या गाइडेंस दी है, उनका फ्यूचर कैसे सेट? देखिए, एविएशन तो मैं कह सकता हूँ कि बचपन से ही मेरे खून में था, और बचपन में कोई मुझसे पूछता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उस समय तो मैं पायलट ही बोलता था. और इवन आफ्टर 12th मैंने स्टूडेंट्स पायलट्स लाइसेंस कंप्लीट भी किया, बट अनफॉर्चुनेट रीजंस के कारण मुझे उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा. इस कोर्स को आगे मैं परसू नहीं कर पाया, बट स्टिल एविएशन कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में छाया हुआ था. एविएशन से प्यार तो बचपन से ही था. रहा सवाल गाइडेंस का, तो अब ये है कि पहले खुद बनना चाहते थे, अब बच्चों को बनाना चाहते हैं. तो अभी दिमाग में ये है कि फ़िलहाल मेरा 7 साल का करियर एविएशन इंस्टीट्यूट्स में हो गया है. ओवरऑल 2018 से मैं एविएशन इंस्टीट्यूट्स को लीड कर रहा हूँ फ्रॉम टॉप, और मोर देन आई गेस 8,000 स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन किए हैं, जिसमें एविएशन की अगर मैं बात करूँ तो 3,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से अभी भी करीब 150 लड़कियां मुझे एयर होस्टेस हैं, मेरी ट्रेन की हुई, हमारे इंस्टीट्यूट से निकली हुई. और हर एयरपोर्ट में कोई ना कोई तो मिल ही जाती है. वो सर पहचाना, मैं आपके स्टूडेंट थी और आपको आयल सीट मिली है, ये सीट कर दें, अपग्रेड करके बिजनेस कर दें. सो ये जर्नी मेरी करीब 10 साल में अब कंप्लीट करने वाला हूँ, और सो फार सो गुड, बहुत अच्छा रहा. काफ़ी सारे अचीवमेंट्स रहे, बहुत से लोग कैबिन क्रू हैं, ग्राउंड स्टाफ हैं, और अलाइड इंडस्ट्रीज में भी काम कर. That is so nice. मुझे बताइए कि कैबिन क्रू का असली काम क्या होता है? देखिए, कैबिन क्रू के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, जो मिथ्स हैं जो सोसाइटी में. दोज आर लाइक कि वहाँ जाके लड़की को या लड़के को वहाँ जाके सर्व करना पड़ता है, वेटर की तरह काम करना पड़ता है. तो सबसे पहले तो मैं ये मिथ बस्ट कर दूं कि कोई भी वेटर जैसी जॉब नहीं है. ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर मल्टीटास्किंग होती है, और आप वहाँ पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी होते हैं, पैसेंजर्स की केयर करनी होती है. केयर इसलिए करनी होती है कि एयरप्लेन जब उड़ता है, ट्रेन में तो हम पैसेंजर उठ के खुद मूव कर सकता है, एक कोच से दूसरे कोच में जा सकता है, पेंट्री में जा सकता है, खुद से खरीद सकता है, पानी ला सकता है, प्लेटफॉर्म पे उतर सकता है. एयरक्राफ्ट में ऐसा नहीं है. एयरक्राफ्ट में पैसेंजर को बेल्ट से एक सीट पे बांध दिया जाता है. तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें एक स्टाफ लगता है जो वेल ट्रेंड, जो वेल ग्रूम्ड हो, और जो पैसेंजर्स की कोई भी डिमांड को, किसी भी तरह की हेल्प को कर सके. तो ये एक्चुअली असिस्टेंट्स होते हैं जो पूरी क्रूज़ को, जो एयर क्रूज़ होता है, जो एयर ट्रैवल होता है, उसको फैसिलिटेट करते हैं. वो लाइफ सेवर भी होते हैं. कई बार अमिड एयर अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उनको पूरा ट्रेन किया जाता है कि वो CPR कर सकें. उनको एक फर्स्ट एड मेडिकल की इन्फॉर्मेशन होती है कि वो प्रोवाइड कर सकें. सो एग्जैक्टली जॉब पायलट के बाद अगर किसी का इम्पोर्टेंट है पूरी एयरलाइंस इंडस्ट्री में, तो आप समझ लीजिए कि कैबिन क्रू का है. इसलिए उसको टिपिकल एक वेटर का या होटल इंडस्ट्री जैसा देना. इट्स अ मिक्स ऑफ मल्टीटास्किंग एंड हॉस्पिटैलिटी. वाओ. तो सर यूजुअली हमने जैसे देखा है कि लोग बोलते हैं कि जब एविएशन की बात होती है, कैबिन की बात होती है, तो वो बहुत शॉर्ट स्पैन करियर, राइट? इसमें इतना ड्यूरेशन तक का उनका करियर नहीं जाता. तो आपको क्या लगता है कितने लंबे समय तक किसी को इस इंडस्ट्री में अपना करियर देखना चाहिए, या फिर इसके आगे का फ्यूचर क्या रहता है? और अगर उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सीखी तो कौन से मल्टीपल स्टेजेस में जा सकते? देखिए, यहाँ भी एक मिथ है, एक भ्रम है सोसाइटी के अंदर. ऐसा हम सभी के साथ होता है. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो ये वही बात हो गई कि हम ये पूछ लें कि इंजीनियर के रूप में हमारा करियर कितना लॉन्ग लास्ट करेगा. अब इंजीनियर तो हो सकता है वो 5 साल तक रहे, 5 साल के बाद वो सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाए, चीफ इंजीनियर हो जाए. तो वो अलग अलग लेवल्स आते हैं, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और सिमिलरली इस इंडस्ट्री में भी होते हैं. तो एज अ कैबिन क्रू जब आप 4-5 साल काम कर लेते हैं, तो
उसमें आप एयरपोर्ट पे एविएशन एचआर हो सकते हैं, आप एविएशन कैबिन क्रू ट्रेनर हो सकते हैं, लीड अगर हवाई जहाज़ के अंदर की मैं बात करूं तो आप लीड कैबिन क्रू हो सकते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस में जा सकते हैं। एज जैसी कोई इसमें बार नहीं होती। बहुत से एयर इंडिया में आप जाएं, जब गवर्नमेंट थी तो वहाँ पर लोग रिटायर ही होते थे। और इवन सबसे ओल्डेस्ट जो अभी सर्विंग कैबिन क्रू हैं, शी इज़ मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड विद ब्रिटिश एयरवेज। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ज़ील, एनर्जी और इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें अगर मिक्स करते हैं तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हैं। और अगर डाइवर्सिफाई भी करना है तो आप ट्रेनर हो सकते हैं, आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप कोच हो सकते हैं और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं कैबिन क्रू बनने में। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मेरे पास भी मतलब मुझे हमेशा ये डाउट रहता था। यूजुअली मैंने सुना है कि आप ग्लैमरस हो, ब्यूटीफुल हो तो ही एक कैबिन क्रू इंडस्ट्री आपको रखती, अदरवाइज एक पॉइंट के बाद आपको रिटायरमेंट प्लान करना ही। तो ये आपने अच्छा किया मुझे ये क्लियर किया। इनफैक्ट काफ़ी लोगों को ये डाउट होगा। ऑल्सो मुझे ये जानना था कि अगर मैं एज एन कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ या कोई भी कैबिन क्रू बनना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? एलिजिबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा जॉब है जो इतना इजीली मिल सकता है जितना इजीली कैबिन क्रू या एविएशन में ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट स्टाफ या एविएशन इंडस्ट्री की मैं बात कर लूँ, मिल सकता है। इसमें 12th पास बच्चा चाहिए, स्टूडेंट्स 12th पास होना चाहिए। कुछ एयरलाइंस में परसेंटेज का क्राइटेरिया है तो मिनिमम 60% कहीं होता है, बट कहीं 50% में भी वो कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कि ऐसी भ्रांति है, और आपने भी सुना होगा कि बहुत सुंदर होना पड़ता है होस्टेस बनने के लिए, तो एक्चुअली ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है और बहुत ब्यूटीफुल होने जैसी कोई बात नहीं होती है। इसमें यह होता है कि आप प्रेजेंटेबल हैं। ऐसे तो फिर अफ्रीका की किसी भी एयरलाइन में मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब वो अगर उस पर क्राइटेरिया में हम जाएं, पर मेरा ये कहना है कि क्लियर स्किन प्रेफर करते हैं, नो टैटू, नो चोट का निशान, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है। और आप देखिए ना, हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो क्या हम उन्हीं कपड़ों में और उन्हीं हेयर स्टाइल में स्वागत कर लेते हैं जिस कपड़ों में हम अपने बेडरूम में रहते हैं? नहीं रहते। कैजुअल तो कोई आ रहा है तो प्रेजेंटेबल थोड़ा दिखना पड़ता है। सेम ये प्रेजेंटेशन की इंडस्ट्री है। तो हाइट, फिजिकल कुछ रिक्वायरमेंट है। हाइट की मैं बात करूं तो 155 लड़कियों के लिए अराउंड चाहिए और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए अराउंड। कुछ छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं जैसे ATR है या और भी छोटा एयरक्राफ्ट है, कुछ जैसे छोटे 19 सीटर हवाई जहाज आजकल इंडिया में चलने लगे हैं, तो उनके लिए थोड़ा और मतलब और भी हाइट में कंसिडरेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें सीधा खड़ा ही नहीं हो पाता। 5 फुट का बंदा भी सीधे खड़े नहीं हो सकता। तो हाइट, ऐसा लोगों की ये भी एक ऐसा लगता है कि मेरी हाइट नहीं है तो मेरा क्या होगा। अरे हाइट नहीं है तो आपके लिए आपकी छोटी हाइट है तो आपको छोटा प्लेन। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो आप बड़ी साइकिल तो नहीं चलाते, आप छोटी साइकिल चलाते हैं। सिमिलरली यहाँ भी जो बच्चे छोटे हैं जिनकी हाइट 155 नहीं है, वो ATR या दूसरे छोटे अन्य रीजनल जो उड़ान योजना के तहत हमारे 9 सीटर, 10 सीटर, 19 सीटर प्लेन्स उड़ते हैं, उनमें भी ये एयर होस्टेस हो सकते हैं। और लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर फिक्स है। पर हाँ, जो उनके लिए भी छोटे प्लेन का क्राइटेरिया लगभग ऐसा ही होता है कि अगर छोटा प्लेन है तो उसमें थोड़ा हाइट कम भी होगी तो कंसीडर हो। दूसरा, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा हो, क्योंकि एविएशन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो बैकबोन लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश। सो इंग्लिश में हमारे यहाँ थोड़ा कम ध्यान देते हैं या सब्जेक्टिव ट्रेनिंग करते हैं लोग। स्कूल्स की मैं बात करूँ, कन्वेंशनल ट्रेनिंग की। बाकी इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बच्चा 12th पास चाहिए। 60% है तो प्रेफरेबल है, अगर 50% है तो मोर देन प्रेफरेबल है। उसके लिए भी बहुत सारी है। स्किन क्लियर चाहिए, उसमें काला हो, गोरा हो, सांवला हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चोट, दाग, धब्बों के निशान तो गोरे चेहरे पे भी अच्छे नहीं लगते, बस वो सबको मेंटेन करना। हाइट में मैंने आपको बता ही दिया। और सबसे बड़ी बात जो हमें चाहिए बच्चे को ट्रेन करके वहाँ पहुँचाने के लिए, उड़ने की इच्छा हो, एनर्जी बिल्कुल वायु तत्व जैसी हो, हवा के जैसा अंदर उसको फील होता हो, आलसी नहीं हो बच्चा, क्योंकि ये काम हार्ड वर्क मांगता। और हार्ड वर्कर का मतलब, मैं जैसे क्लासेस में भी कई बार मैं जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि बेटे हार्ड वर्कर का मतलब क्या होता है। बच्चे बोलते हैं इंटरव्यू में कि आई एम अ हार्ड वर्कर। तो मैं तो पूछता हूँ हार्ड वर्कर इन द सेंस ऑफ व्हाट। तो हाँ, मुझे उनको समझाना पड़ता है। वो कुछ भी जवाब देते हैं कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, पर क्या हार्ड वर्कर हूँ वो नहीं बता पाते। तो हार्ड वर्क का मतलब है कि आपको 8 से 9 घंटे खड़े रहने की आदत होनी चाहिए, थकान नहीं होनी चाहिए, थकान प्रूफ आपका स्वभाव होना चाहिए। अगर हो भी रही है तो आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप उसको इग्नोर कर सकें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्लास में और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में हम ये सारी चीज़ें सिखा देते हैं और बच्चे को हार्ड वर्कर बना के इंडस्ट्री रेडी तैयार करते हैं।
दैट इज नाइस। सो गाइस, देखा आप लोगों ने, आप लोगों को कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैच करने, तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें। एंड ऑफ कोर्स एक फ्रेश माइंड और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑल्सो सर, मुझे ये जानना है कि जब हम बात करते हैं 9 to 5 जॉब, तो 9 to 5 जॉब ज़्यादा प्रेफरेबल होती है या एविएशन इंडस्ट्री? बिकॉज एविएशन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो देयर इज नो पर्टिकुलर टाइमिंग, एक टाइम रोल नहीं आता है, सारी चीज़ें नहीं आती है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें कैसे चलती हैं एंड इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या है? एंड ऑफ कोर्स अगर बेनिफिट्स हैं तो लॉसेस भी होंगे, तो डिफरेंस क्या? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स भी मेरे से पूछते रहते हैं। मैम देखिए, ऐसा है, दो तरह के इंसान होते हैं। मैं करियर और जॉब और प्लेसमेंट की इसकी बात नहीं करूँगा। दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, दूसरे वो होते हैं कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो पर हम दुनिया देख लें। तो ये जो जॉब है, मैंने पहले भी बोला, वायु तत्व, हवा का जॉब। और हवा एक जगह डिब्बे में, एक जगह कैबिन में, एक जगह कुर्सी में बैठ के 9 घंटे नहीं रह सकती। आपने भी देखा, हवा को तो मूव करना ही है। तो जो हवा का काम है एविएशन इंडस्ट्री में, उसमें बच्चा या कोई भी व्यक्ति ऐसा सोच ले कि 9 to 5 वाला जॉब चाहिए, इसमें आपको दुनिया घूमनी दो, ट्रैवल करना पड़ेगा। आपको लोगों, पैसेंजर, आप यात्रा इंडस्ट्री में हो, आप ट्रैवल में हो, तो वहाँ पर मूवमेंट तो होगा ही। आप ऐसी कोई इंडस्ट्री में नहीं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नहीं हो कि एक जगह खड़े होकर गड्ढा खोदना और आपको बिल्डिंग बनानी। अब आपने बात करी, दूसरा जो आपका प्रश्न था कि दोनों में प्रोज एंड कॉन्स क्या है। 9 to 5 जॉब के प्रोज एंड कॉन्स पे मुझे नहीं लगता चर्चा करने की जरूरत है, सबको पता ही है, हमें सबको पता है। बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत मस्त लाइफ होती है। 5 बजे निकलो, जो करना है वो करो, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। हाँ, अब आते हैं हम अपनी इंडस्ट्री में, जो है एविएशन, जो कि मेरा भी पहला प्यार रही है। एविएशन में मैम ऐसा होता है कि 4 बजे फ्लाइट है, तो आपको 2 बजे उठना है, प्रिपेयर होना है, ग्रूम होना है, और ऑन टाइम आपको प्लेन उड़ने के 1 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर रिपोर्ट करना। अब अगर कोई आलसी है कि यार हम शाम को ही, हमने रात को 8 बजे चेक इन किया है और हम सो रहे हैं और हमारी नींद नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति, ये एक कॉन्स में हम गिन सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि इसमें नेगेटिविटी क्या है, तो नेगेटिविटी है कि आपका थोड़ा सा स्लीप साइकिल इसमें सेटिंग करनी पड़ती है ग्लोबल या मूवमेंट के हिसाब से। ये कॉन है, लेकिन ये कोई कॉन नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मेरा, या आप किसी भी व्यक्ति को देखें, कहीं आपको मान लीजिए सुबह आपकी 4 बजे की ट्रेन है या फ्लाइट है, तो आपको जाना है कहीं ऐसी जगह, नई जगह, वहाँ जाने का एक्साइटमेंट इतना होता है कि हम टाइमली उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बैग लेते हैं और पहुँच जाते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। ये कौन है। दूसरा, फैमिली मेम्बर्स से मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। जब आप बेस पे हों या छुट्टी पे हों तो आप फैमिली से मिल सकते हैं। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसा कौन है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। हाँ, एक, अब मैं प्रोज की बात करूँ, घूमने की और एंजॉय करने की सैलरी मिलती है। उसके बाद सैलरी बहुत अच्छी मिलती है 12th पास बच्चों के लिए। जो स्टार्टिंग फ्रेशर्स के आप देखें तो दूसरे इंडस्ट्रीज में ये सैलरी करीब 10,000 रुपये 8,000 रुपये से शुरू होती है। यहाँ पर अगर कैबिन क्रू में बच्चा है तो 30 से 45,000 रुपये के बीच की कोई एक सैलरी है। वो डिपेंड करता है कंपनी और उसके सेक्टर्स और उसके कौन से प्लेन पे, वो कौन से एयरक्राफ्ट पे उड़ रहे हैं। छोटा एयरक्राफ्ट है तो कम सैलरी रहती है, बड़ा एयरक्राफ्ट तो बड़ी सैलरी। मतलब एयरक्राफ्ट पे भी डिपेंड करता है और इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होने पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। डोमेस्टिक में रुपयों में सैलरी मिलती है और वहाँ डॉलर्स में मिलती है। और भारत सरकार का ऐसा नियम है कि अगर डॉलर्स में आप इनकम कर रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आप विदेशी मुद्रा देश में लेकर आ रहे हैं तो उसमें वो टैक्सेबल नहीं है। तो $1,000 मिले तो 1,000 के $1,000 आप, उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं कटे। बिल्कुल ऐसा होता है। और इंटरनेशनल में एक्सपीरियंस होने के बाद मिनिमम 1 साल का अगर डोमेस्टिक का किसी भी बच्चे का एक्सपीरियंस है तो वो इंटरनेशनल के लिए एलिजिबल है और तत्काल इंटरव्यू देके सेलेक्ट हो सकता है। अभी पिछले महीने हमारा एक बच्चा जो डायरेक्टली डोमेस्टिक में, इंडिया में थोड़ा बॉयज़ के लिए थोड़ा लगता है टाइम, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं 2-4 जो रिक्रूट करती, तो वो बच्चे का बहुत बड़ा सपना था पर वो हो नहीं पाया। पर वो मुझसे हमेशा मिलता रहा। मैंने उसको ढाढ़स बताया, मैंने कहा बेटा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तेरा अगर लोकल इंजीनियरिंग, स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस में तेरा नहीं हुआ है तो तेरा IIT में नहीं हो। तो मैंने उसको इतना मोटिवेट किया और फाइनली उसको मैंने बोला कि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बार 1 साल का एक्सपीरियंस कर लो। और आज वो लड़का पिछले महीने ही एमिरेट्स में सेलेक्ट हुआ है एज अ कैबिन क्रू। तो 1 साल उसने मेरी बात मानी, हॉस्पिटैलिटी में रेडिसन में उसने एक्सपीरियंस लिया एंड फाइनली वो सेलेक्ट हुआ अभी एमिरेट्स में कैबिन क्रू। फ्लाइंग में तो एवरी डेस्टिनेशन ही फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, बट स्टिल हाँ कुछ चीज़ ऐसी होती है जो दिल में जम जाती है। तो इंटरनेशनल अगर डेस्टिनेशन की मैं बात करूँ तो टोक्यो जापान,
टोक्यो एयरपोर्ट की लोकेशन, टोक्यो एयरपोर्ट का मैनेजमेंट। जापान बहुत खूबसूरत देश है और मेरा फेवरेट कंट्री भी है। इंडिया के बाद अगर मुझे कोई सबसे प्यारा कंट्री लगता है तो वो जापान। उसके अलावा इंडिया की मैं बात करूँ तो बैंगलोर बहुत अच्छा है। हाँ, एयरपोर्ट थोड़ा शहर से दूर है, बट जब हम सिटी पहुँचते हैं तो फिर लगता है हाँ बहुत अच्छे डेस्टिनेशन में आए। रियल मायनों में कॉस्मोपॉलिटन बैंगलोर में ही फील होता है। इसके अलावा एक दो और हैं। श्रीलंका भी मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है और मुझे लगता है कि जो लोग फ्लाई करते हैं उनको तो हर फ्लाइट के बाद जहाँ भी लैंडिंग गियर्स डाउन होते हैं वही एक फेवरेट डेस्टिनेशन होता है। कई बार मैं ऐसा भी लोगों को बोलता हूँ कि मुझसे कभी न पूछना घर है मेरा कहाँ, सारे जहान का हूँ मैं सारा जहां। So entire Earth could be defined as a favorite destination of mine, but still मैंने स्पेसिफाई कर दिया है शहर कौन से एयरपोर्ट्स में। हो गया। नेक्स्ट टू बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ कैबिन। कैबिन क्रू होने में जो सबसे अच्छा पार्ट है कि आप बोर नहीं होते। ऑफिस में जैसे आप अपने ऑफिस जाते होंगे, मैं अपने ऑफिस आता हूँ, तो डेली वही फेसेस, वही फर्नीचर, वही वॉल, वही काम, लगभग सिमिलर, एक मोनोटोनस सा फील होता है। बट कैबिन क्रू में एवरी आवर एवरी डे इज एक्साइटमेंट। जब हम तैयार होके जब हम एयरपोर्ट जाते हैं अपने जॉब शीट देखने के लिए तो सब कुछ नया होता है, सिर्फ बिल्डिंग ही पुरानी लगती है। डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट फ्लाइट शेड्यूल्स, नए सिक्योरिटी के लोग, तो एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग। और सबसे ज़्यादा यही एक्साइटिंग है कि बोरिंग नहीं है, मोनोटोनस नहीं है। एवरी डे न्यू पीपल, एवरी डे न्यू प्लेसेस एंड एवरीडे न्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल। सो ये ओवरऑल मैं बोलूँ तो एवरीडे इट्स अ डिफरेंट लाइफ। और नई लाइफ है तो हम रिफ्रेश होते हैं। हम जब रात को सोते हैं एज अ कैबिन क्रू तो हम ये सोच के सोते हैं कि कल का दिन इससे भी बेटर और इससे भी अच्छा होगा और भी नए लोग और आएंगे जीवन में, जिनसे मुलाकात होगी, बात होगी और नए प्लेसेस होंगे। वन क्वालिटी एवरी एस्पिरेंट मस्ट। एक जो क्वालिटी है उसको मैं 3 शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। पहला तो पर्सनल कंपोजर। देखिए, जो बच्चे 12th पास, अभी हम बात कर रहे थे, वो बच्चे 12th पास होते हैं, 17, 18, 19 साल उनकी एज होती है, एंड दे डोंट नो टू कैरी देयर पर्सनैलिटी, देयर बिहेवियर by themselves with a great composure, patience and ability to handle professional environment। तो सबसे बड़ा तो पर्सनल कंपोजर होना चाहिए। बच्चा कम उम्र का जरूर हो पर थोड़ा मैच्योरिटी लेवल हाई हो ताकि वो हर परिस्थिति में अपने आप को कंपोज कर सके। तो कंपोजर टॉप 1 है। टॉप 2 में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ना तो वो कंपोज कर पाएगा अपने आप को और ना ही डिफरेंट जो नए लोग आते हैं, हमें नहीं पता, हम नए लोग से अक्सर हमें उसी से डरने लगता है जिसको हम जानते हैं। पर नए लोग डेली मिल रहे हैं और कोई हाइट में आपसे 6 फुट है, कोई पहलवान टाइप दिख रहा है, कोई थोड़ा सा हैवी है, तो डिफरेंट पर्सनालिटीज देख के हम डर जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि ये डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस कैरी करना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। आप वाक चातुर्य के इतने धनी हो, क्योंकि जीवन में सब कुछ लैंग्वेज से ही कंट्रोल हो। और जो भी आदमी अगर एंग्री पैसेंजर है तो वो भी आपके ऊपर लैंग्वेज ही यूज़ करेगा, कोई हाथ तो सीधे चलाएगा। तो वो लैंग्वेज से कैसे सामने वाले को मेलो डाउन करना, वो कैसे प्रेस करना, तो ये 3 क्वालिटीज अगर मैं मिला दूं तो एक क्वालिटी बनती है, एंड दैट इज द ओवरऑल कंपोजर एंड कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस ऑफ। ये वाला तो मेरा फेवरेट है, द क्रेजीएस्ट रिक्वेस्ट ऑफ अ पैसेंजर। अरे बहुत भयंकर टाइप के रिक्वेस्ट आ जाती है। कई बार तो पैसेंजर्स ऐसी डिमांड कर लेते हैं जो हमारे ना तो प्रोटोकॉल में होता है और ना ही एज अ कैबिन क्रू हम प्रोवाइड कर पाते हैं। 35,000 फुट पे प्लेन उड़ रहा है। अब मुंबई से हम सपोज दिल्ली जा रहे हैं, तो मुंबई से जब फ्लाइट चलती है तो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर मील है उसके अंदर सर्विस में, तो हम मुंबई से जो बेस्ट अवेलेबल होता है, जो बहुत पॉपुलर होता है, वड़ा पाव एक बार था हमारे मेन्यू में। तो हमने जैसे ही वड़ा पाव सर्व किया तो एक पैसेंजर को प्रॉब्लम हो रहा, आई डोंट वांट टू ईट दिस, प्लीज प्रोवाइड मी हॉट समोसास। तो हॉट का तो ठीक है, हमारे पास दिल्ली में माइक्रोवेव होता है, लेकिन समोसा कहाँ से लाया भाव? And he was so stubborn at that request कि नहीं मुझे समोसा ही चाहिए, otherwise I will complain and I will cancel the meal service from my ticket and all। तो ये सबसे क्रेजी था। उसके अलावा एक दो और ऐसे वाक्य हुए हैं जिनमें एक बंदे ने मुझे बिस्लरी का ही पानी मांगा। मैंने पानी का बॉटल दिया, सो पानी का बॉटल जो हमने दिया वो हमारे कंपनी के टाइप है, वो किसी दूसरे ब्रांड का, बिस्लरी नहीं, एंड ही डिमांडेड स्ट्रांगली दैट आई वांट बिस्लरी। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी डिमांड्स आ जाती हैं जो हम नहीं करती, बट हाँ फिर हमें कन्विंस करके समझा के फिर जो अवेलेबल है वो देना।